तो नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स। तो ब्लड प्रेशर आपको पता है कि काफ़ी एक अच्छा मेथड है बॉडी के बारे में जानने का, कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें ब्लड प्रेशर मेज़र करके काफ़ी हद तक कुछ पता लग जाता है बॉडी में किस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है। जैसे स्ट्रेस अगर बढ़ी है, हाइपरटेंशन है, तो आपको ब्लड प्रेशर से ये इंडिकेट हो जाता है। तो आपके पास दो तरह के मेथड हो सकते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में तो क्या है कि मतलब कि जो है बॉडी के बाहर से ही आप जो है इंस्ट्रूमेंट को लगा के देख सकते हैं कि बॉडी में प्रेशर क्या है। और जो आपके पास डायरेक्ट है उसमें बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे हार्ट का आपको ब्लड प्रेशर नोट करना है तो एक कैथेटर जो है हार्ट तक यानी कि बाजू से मान इंसर्ट करते हुए आप उसको जो है हार्ट तक ले जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको क्योंकि वहाँ जो ब्लड होगा वो कैथेटर के थ्रू बाहर आ जाता है, और जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर बन जाएगा, नेचुरली है आपके पास यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है बाहर जो कि मेजर कर लेता है कि कितना प्रेशर जो है अब बन चुका है, यानी कि कितने प्रेशर पे इक्वलेंस हुआ है दोनों के बीच में। तो वहाँ से हम जो है इंटरनल प्रेशर को नोट कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट तो है लेकिन ये काम बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए जो इनडायरेक्ट मेथड है वो ज़्यादा यूज़फुल है। उसको आप बार बार कर सकते हैं और इजी है यूज़ करना, नॉन इन्वेजिव है, आपको कोई हार्म भी नहीं होती उसको करते हुए। तो वो कैसे काम करता है, तो जैसे आपके पास जब भी हार्ट जो है पुश करता है ब्लड को बॉडी में तो आपके पास प्रेशर बढ़ जाता है, और जब वो वापस ब्लड को अपने अंदर लेता है तो प्रेशर घट जाता है। तो जो बॉडी में मैक्सिमम प्रेशर पैदा होता है मान लिया उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जो कम प्रेशर पैदा होता है, मिनिमम प्रेशर पैदा होता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो इसलिए कभी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो ऐसे प्रेशर जो है प्रेशर की साइकिल आपकी बॉडी में रहती है। तो अगर हम क्या करें कि बाहर से जो है जैसे यहाँ पे जो आर्टरी है जो गुजरती है, तो वहाँ पे हम जो है ये एक कपड़ा लपेट के यानी कप लपेट के तो उसको बाहर से हम प्रेशर देना स्टार्ट करें। तो बाहर से जब प्रेशर दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बाहर का प्रेशर और जो अंदर ब्लड का प्रेशर है दोनों बराबर हो जाएंगे, मान लो कि ठीक है। तो जब कोई दो प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो जो सरफेस है यानी कि उस चीज़ का जिसमें से वो चल रही है चीज़, फ्लूइड चल रहा है, जैसे कि यहाँ ब्लड चल रहा है, तो वो प्लेन हो जाता है मान लो कि, क्योंकि कोई भी चीज़ कन्वेक्स या कनकेव तब होती है जब एक तरफ का प्रेशर दूसरी तरफ से ज़्यादा होता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आप जो है एक स्टेथोस्कोप वहाँ पे लगा के देख सकते हो। एक्चुअली होगा क्या कि जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, तो वो जो वेसल है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और जब वो बंद होता है तो कोई आवाज़ नहीं आती। इसलिए स्टेथोस्कोप लगा के आप सुन सकते हैं, आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। जैसे जैसे आप बाहर का प्रेशर कम करते जाओगे, ये देखो यहाँ पे बाहर का प्रेशर कम करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है दोनों प्रेशर एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। जब दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे तो उस टाइम जो है, क्योंकि जस्ट उस टाइम जो है आपका खुलेगा रास्ता यानी कि ब्लड चलने के लिए, और जो है धक्के से ब्लड चलना स्टार्ट करेगा, तो जिससे आपको आवाज़ आएगी स्टेथोस्कोप में। तो उस आवाज़ जो पहली आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो इसका मतलब उस टाइम आप नोट कीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। तो नेचुरली जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसी के आसपास जो है इंटरनल प्रेशर होगा, तो वहाँ से आपको सिस्टोलिक प्रेशर नज़र आ जाएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, यानी मैक्सिमम बॉडी का प्रेशर कितना है, यानी ब्लड कितना प्रेशर बना रहा है आपके पास उस बॉडी पार्ट में। तो लेकिन अगर आप जो है इसको बाहर वाले प्रेशर को कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है ये जो बॉडी का मिनिमम प्रेशर जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ये उसके बराबर हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो उस टाइम जो ब्लड चल रहा है वेसल के बीच में से, तो उसको कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी, वो आराम से चलता रहेगा। यानी जो साउंड आपको नज़र मीन्स के जो सुनाई दे रही थी वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। यानी जिस पॉइंट पे आपको साउंड सुनाई देना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि वो डायस्टोलिक प्रेशर का पॉइंट आ चुका है। तो ऐसे आप जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर नोट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल बीइंग में जो आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 के आसपास रहता है, और डायस्टोलिक जो है 80 के आसपास रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे 120 से लेकर 129 तक चला जाए सिस्टोलिक, तो इसको हम जो है एलिवेटेड कहेंगे कि थोड़ा सा
बढ़ गया है, यानी एलिवेटेड प्रेशर हो गया है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे अगर ये 130 से लेकर मान लिया 139 तक चला जाए, या नीचे वाला जो है 80 से 90 की तरफ चला जाए तो भी थोड़ा बड़ा हुआ कहेंगे। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो स्टेज है बेसिकली, अगर ये 140 या उससे ज़्यादा हो जाए तो नेचुरली है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम जो है हाइपर टेंशन की स्टेज 2 कहेंगे। जो हाइपर टेंशन की स्टेज 1 है वो 130 139 की रेंज में स्टार्ट हो जाती है, और जो हाइपर टेंशन 2 की है वो 140 के बाद स्टार्ट होती है। और जो हाइपर टेंशन की क्राइसिस है, मतलब एक तरह से कि बहुत ज़्यादा किसी के अंदर हाइपरटेंशन पैदा हो गई है, तो ये 180 से ज़्यादा भी जा सकता है, या लोअर वाला यानी जो डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसलिए हमें कंट्रोल रखना चाहिए इस ब्लड प्रेशर पे, ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। आपके जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकते हैं, या आइस के फट सकते हैं इतना प्रेशर होने के कारण। तो इसके जो यूनिट हैं, जैसे 120 का मतलब 120 mm ऑफ Hg, क्योंकि हम जो है मरकरी के रेफरेंस में इसको नापते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्चुअली क्या है, जैसे सीटी स्कैन आपने कराया होगा, बेसिकली सीटी स्कैन का मतलब ही है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। तो वो काम कैसे करता है कि आपके पास जिस भी सेक्शन का आपको जो है सीटी स्कैन कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेक्शन को छोटे छोटे लेट से 1 mm बाय 1 mm बाय 1 mm के वॉल्यूम में डिवाइड कर सकते हैं। और जो ये प्रत्येक सेक्शन है इसकी अपनी कोई ना कोई जो है एब्जॉर्प्शन रहती है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसमें से अगर एक्सरेज गुजरेंगी तो कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को जो है आगे की ओर जाने देगा। तो इस तरह रास्ते में आपके पास जो है कितनी ऐसी वॉल्यूम्स आई हैं और उनकी क्या क्या जो है फीचर्स आए हैं, यानी कितनी कितनी उनकी एब्जॉर्प्शंस आई हैं। तो जितनी जितनी एब्जॉर्बेंस उनकी रास्ते में आएगी तो ओवरऑल जो बाहर एक्सरे आएगी तो उसमें जो टोटल अटेन्यूएशन आपको मिलेगा उन सब के कारण मिलेगा जो रास्ते में आई हैं। यानी जो रास्ते में आने वाले सेक्शंस हैं उनके जो ये आपके पास जो है अटेन्यूएशंस हैं ये आपके लिए अननोन होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि रास्ते में कौन कौन से मटेरियल आए होंगे। आप जानना चाहते हैं एक्चुअली वो मटेरियल क्या है, इसलिए जो आउटपुट में आपको टोटल अमाउंट नज़र आया है वो डिपेंड करता है रास्ते में जो ये अननोन आए हैं। तो अगर रास्ते में लेट्स से अननोन जो हैं 1000 आए हैं तो आपको नेचुरली अगर 1000 इक्वेशन मिल जाएं साइमल्टेनियस, तो आप जो है उन 1000 इक्वेशंस को सोल्व करके निकाल सकते हो कि रास्ते में उनकी अटेन्यूएशन क्या क्या है। तो जब अटेन्यूएशन आपको सबकी अलग अलग से पता लग जाएगी तो हमें पता है कि बॉडी में लगभग क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और उनकी क्या क्या अटेन्यूएशन होती है। तो हम ये एक इमेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट यानी कि कौन सा एरिया किस मटेरियल से बना है। तो ये पूरी डिटेल जो है सीटी जो आपके पास स्कैन है आपको दे सकता है। तो यहाँ थोड़ा मशीन को दिखाया भी है, ये मशीन है सीटी स्कैन की। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को अंदर लटका मतलब कि लेटा देते हैं और ऊपर से एक तरफ से जो है एक्सरेज डालते हैं और दूसरी तरफ एक कैमरा लगा होता है जो कि जो क्रॉस करके दूसरी तरफ एक्सरे जाएंगी वो कितनी जाती हैं उसकी इंटेंसिटी को नोट करता है। तो ये अलग अलग कैमरे इसको जो आपके पास ट्रांसमीटर ट्यूब है यानी कि एक्सरे ट्यूब है, इसको अलग अलग एंगल पे ले जाके तो अलग अलग एंगल पे जो अटेन्यूएशन है वो नोट की जाती है। तो ऐसा करने से जो है आपके पास जो है काफ़ी सारी आपको जो है रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो ये जितने अननोन हैं कम से कम उतनी रीडिंग्स तो हमारे पास होनी चाहिए जितने अननोन हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो है उन सब रीडिंग को यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करता है और सोल्व करने के बाद जो है वो एक मॉडल से कंस्ट्रक्ट करता है कि इमेज उस रीजन का क्या बनेगा। तो जो कि डॉक्टर यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि उस रीजन में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप सर्किट को देखें तो नेचुरली है क्योंकि एक्सरे जनरेट हुई हैं तो हाई वोल्टेज आपको देनी पड़ेगी, हाई वोल्टेज सप्लाई आपको देनी पड़ेगी उसको जनरेट करने के लिए। और मोटर्स वगैरह इसको घुमाने के लिए चाहिएंगे जो आपके पास जो है कैमरे को और साथ में जो एक्सरे ट्यूब को यहाँ पे घुमाती हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस आपको कहाँ नज़र आएंगे, जब भी आप किसी टिश्यू की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप सीटी स्कैन द्वारा देख सकते हैं बॉडी के। तो ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का आपके पास जो है स्कैन रहता है। तो ऐसे ही है आपके पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैसे काम करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में रहता है पानी, और पानी आपके पास जो है डिवाइडेड रहता है लेट से कहीं कुछ प्रोपोर्शन में, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये जो H पॉजिटिव है बेसिकली ये जो है क्या है, हाइड्रोजन के एक तरह से आयंस हैं, यानी प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। तो जब भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे उनको रखा जाए तो वो अपने आप को मान लिया उस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो चार्ज हैं, वो अगर अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहे होंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इसलिए जो है एक अगर आप बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड दे दें तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और तो ये उसके बाद जो है अलाइन करने के बाद में अगर इनको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दी जाए तो ये उस अलाइनमेंट से थोड़ा सा साइड में मान ले आएंगे और एक प्रिसेशन करने लगेंगे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, जिसको लार्मर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट, यानी बी नॉट है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आपने उनको अप्लाई किया है, और गामा क्या है ये डिपेंड करता है उनकी डिके नेचर के ऊपर कि आपके पास जो है वो कहाँ हैं, कितने हैं, वगैरह वगैरह, जायरोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो इसलिए यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वो जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट की रहती है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पे मशीन में यानी एमआरआई मशीन में क्या किया जाता है कि बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो कि जो है लगभग 1.5-2 यानी 7 टेस्ला तक का हो सकता है, अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद जो है एक ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया जाता है। तो वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग पॉइंट्स पे, बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स पे इस तरह अप्लाई किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट ए टाइम जो है वो उतना बने जितनी जो है आपके पास ये फ्रिक्वेंसी होती है, लार्मर फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए जब ऐसा हो जाए तो उस टाइम जो है एक डिस्टर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं, जो कि जो आपके पास अलाइंड प्रोटॉन्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो अपने आप को लाइन कर लेते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब होके वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और एक पर्टिकुलर जो है डिके टाइम के बाद में वो वापस जो है उस स्टेट में आते हैं। तो जब ये उस स्टेट में वापस आते हैं तो थोड़ा एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, और एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो उस एनर्जी को पिकअप किया जाता है, और पिकअप करके ये देखा जाता है कि कितनी एनर्जी मिली है टोटल। तो जो एनर्जी हमें टोटल मिली है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने जो प्रोटॉन हैं वो वापस आए हैं, राइट। तो इस कारण से जो है एक इमेज क्रिएट किया जाता है आपके पास जो है उस सेक्शन का। तो ऐसे क्योंकि 1 बाय 1 जो मैग्नेटिक फील्ड है अलग अलग पॉइंट पे बैलेंस किया जाता है, तो जिसके कारण जो है हमें अलग अलग पॉइंट का एक पिक्सल्स की फॉर्म में एक रेफरेंस मिलने लगता है कि वहाँ पे कितने प्रोटॉन्स एक तरह से हैं, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बेसिकली प्लॉट किया जाता है, ये आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ऐसे अगर आप पूरी बॉडी का बनाना चाहें तो 1 बाय 1 एक पर्टिकुलर सेक्शन में 1 पॉइंट बाय 1 पॉइंट करने के बाद फिर नेक्स्ट प्लेन में, फिर नेक्स्ट प्लेन में, ऐसे ज़्यादातर जो है 512 इमेजेस जो हैं एक सेक्शन के आसपास के लिए जा सकते हैं बड़ी आराम से। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है हमें जो है बॉडी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताती है कि किसी टिश्यू की जो है कैसी कंस्ट्रक्शन है। तो सीटी स्कैन से ये ज़्यादा अच्छी है इसलिए क्योंकि इसमें जो है ये नॉन इन्वेजिव है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इतनी हार्म नहीं करता, क्योंकि पीछे जो सीटी स्कैन है उसमें एक्सरेज यूज की जाती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसलिए जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ज़्यादा अच्छी है, और इसमें आपको रेजोल्यूशन भी ज़्यादा मिल सकती है उससे।